नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये वही जलियांवाला बाग है जो वर्तमान में अमृतसर पंजाब में स्थित है। पंजाब जो कि वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, उसी क्षेत्र के बारे में और उस क्षेत्र में लोगों ने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कितने कष्ट सहे थे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। रॉलेट एक्ट, इस कानून के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इसे काला कानून कहा गया और इस कानून के तहत भारतीयों के अधिकारों को छीना गया। आपको याद ही होगा कि इसी कानून के तहत न अपील, न दलील, न वकील की अवधारणा अंग्रेजों के द्वारा रखी गई। एक तरह से भारतीयों के अधिकारों का और अधिक हनन किया गया। तो ऐसे में देश भर में इस आंदोलन का विरोध किया जा रहा था और 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं, जुलूस व हड़ताल एकदम सफलतापूर्वक से किए गए। भारतीयों की इस एकता को देखकर पंजाब के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो यही थी कि फूट डालो और शासन करो, जिसमें वो अब तक सफल भी होते आए थे। लेकिन इस तरह से जब उन्होंने देखा कि सभी धर्मों के लोग और हर तरह से अंग्रेज सरकार का विरोध किया जा रहा है, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। आपको शायद बच्चों ये जानकारी हो, नहीं भी हो तो मैं यहाँ देना चाहूँगी कि पंजाब में से ही सबसे अधिक पहले विश्व युद्ध में जो सैनिक गए थे वो यहीं से गए थे। और तो और महात्मा गांधी ने भी भारतीयों से ये आह्वान किया कि वो इस संकट की घड़ी में अंग्रेजों का साथ दें, और शायद पंजाब के लोगों ने इस बात को सर आंखों पर लिया और सर्वाधिक संख्या में सैनिक पंजाब से ही गए। लेकिन क्या पंजाब को इसका रिवार्ड मिला? नहीं। तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। ब्रिटिश सरकार पंजाब को हर तरह के राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि जो आंदोलनों की शुरुआत हुई उसका श्रेय जाता है बंगाल से, और बंगाल से संपूर्ण भारत में ये आंदोलन शुरू हो चुके थे। और ऐसे में पंजाब कैसे अछूता रहता। तो 6 अप्रैल का दिन जो कि शांति से निकल गया, लेकिन देशभक्त क्या चुपचाप बैठ जाते? नहीं, उन्होंने आगे की रणनीति बनाई कि किस तरह से अंग्रेज सरकार ने जो हम पर काला कानून लगाया है उसे कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो रणनीतियां बनाई उनमें अहिंसात्मक रूप से ही सरकार का विरोध करना रहा था। अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकला। इसमें इन दोनों नामों से ही आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम, जो एक भारत का बड़ा वर्ग था, इन दोनों ही समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन इन दोनों ही नेताओं को आगे चलकर अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और ये घटना 10 अप्रैल को हुई और उन्हें गिरफ्तार करके ऐसे अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। कहा तो ये भी जाता है कि इन्हें शायद काले पानी की सजा दे दी गई या काले पानी के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस घटना के विरोध ने भारतीयों को और अधिक उग्र बना दिया और इसके विरोध में संपूर्ण पंजाब में विरोध हुआ। और इस विरोध के दौरान ही सरकार का दमन चक्र भी जारी था। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीयों ने, विशेष रूप से पंजाब के जो नेता अब बच गए थे और जनसाधारण ने फैसला लिया कि वो 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा का
आयोजन करेंगे और उस सभा में अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। तो इस तरह से 13 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया। पंजाब में ये दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई और यहाँ बैसाखी का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। लेकिन इस पवित्र दिन को किस तरह से अंग्रेजों ने कलंकित कर दिया, ये हम जानेंगे। बच्चों, इस सभा की जानकारी जैसे ही अंग्रेजों को हुई वैसे ही उन्होंने क्या किया, पूरे अमृतसर को डायर के हाथों में सौंप दिया, जो कि उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और डायर ने क्या लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया? नहीं, उस व्यवहार के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, 13 अप्रैल को जो कि बैसाखी का दिन था और हर तरह से सिखों और विशेष रूप से हम कहेंगे पंजाब के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए। इतने लोग एकत्रित होने के पीछे कई कारण थे। सभी सिर्फ जनसभा में सुनने के लिए ही नहीं आए। आप अक्सर जानते ही हैं कि पहले मेले हो, त्योहार हो, इसमें अधिक संख्या में लोग शहरों में एकत्रित होते हैं और तो और इस दिन फसल की कटाई भी होती है। तो और भी कई कारण थे जिसके कारण यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। 13 अप्रैल 1919 को शाम के समय लगभग 5 बजे होंगे जब ये सभा चल रही थी। जनरल डायर जो अचानक से अपने लगभग 100 सिपाहियों के साथ बाग को घेर लेते हैं और घेरने के बाद बिना किसी चेतावनी के उन्होंने मशीन गनों और राइफलों से गोली चलाने के आदेश दे दिए। और जो उनके सिपाही थे वो एक तरह से भारतीय ही थे, जिनमें से किसी के भी हाथ नहीं कांपे कि मैं अपने ही भारतीयों के ऊपर गोलियां चला रहा हूं। तो बच्चों, इसमें क्या लोग भाग नहीं सकते थे? भागते, पर कैसे भागते? क्योंकि ये जो बाग था ये चारों तरफ से इमारतों से घिरा हुआ था और जो इसका सकरा रास्ता था वहाँ जनरल डायर, आप कह सकते हो, अपने दस्ते के साथ खड़ा था और वहाँ से निकल के कोई भी सुरक्षित नहीं जा सकता था। ऐसे में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी या भागदौड़ हो गई। और ये भागदौड़ होती कैसे नहीं, क्योंकि मात्र 10 मिनट में लगभग 1650 गोलियां चली और ये गोलियां कब तक चली? जब तक ये खत्म ना हो गई हों। तो ऐसे में जनरल डायर ने कहीं कोई दया नहीं दिखाई, ना डायर ने दिखाई ना ही उसके सिपाहियों ने दिखाई। और इसमें जो मरने वाले लोग थे उनमें महिला, पुरुष और यहाँ तक कि दूध मुहे बच्चे भी शामिल थे। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि लगभग 379 लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार इन लोगों की संख्या लगभग 500 थी। तो इस तरह से इन्होंने जो आंकड़े दिए उनमें भी हेराफेरी की गई थी। तो इस हत्याकांड के बाद क्या अंग्रेज सरकार लज्जित हुई या शर्मिंदा हुई? नहीं, बल्कि उसने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ जो कि विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है तब वो जो नियम प्रभावी करते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। तो इस तरह से पंजाब के ऊपर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और इसी के साथ पंजाब में अंग्रेज सरकार ने क्रूरतापूर्ण दमन चक्र जारी कर दिया और फौजी अदालतों के द्वारा लोगों को मनमानी सजाएं दी गई। और ये सजाएं ऐसी थी कि जो युवा थे वो सड़क पर सीधे नहीं चल सकते थे, उन्हें रेंग कर चलना पड़ता था। कब किसी राहगीर को चलते हुए अंग्रेज रोक लेते और उसका शोषण किया करते थे। तो इस तरह से पंजाब के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया और
इन सारी घटनाओं के बारे में जब हमारे भारत में जो प्रतिक्रिया हुई उसमें विशेष रूप से नाम आता है हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी, जो कि उन्हें 1915 में प्रदान की गई थी। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की है और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे थे। इन्होंने इस घटना के विरोध में अंग्रेजों ने जो सम्मान इन्हें दिया था वो इस घटना की निंदा करते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। इसी तरह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य श्री शंकरन नायर ने भी मार्शल लॉ के खिलाफ त्यागपत्र दे दिया। ये शंकरन नायर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे और तो और 1897 यानी 1897 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी महान बुद्धिजीवी थे। तो इस तरह से भारत के दो बुद्धिजीवियों ने इस घटना के विरोध में अपने सम्मान का, अपने पद का त्याग कर दिया था। लेकिन क्या औरों ने भी ऐसा किया? नहीं, बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने सम्मान को बनाए रखा। इस दुखद घटना पर पाश्चात्य इतिहासकार थॉम्पसन एवं गैरेट ने भी लिखा है कि अमृतसर की घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह, यानी जो अंग्रेज लोग थे या साहित्यकार, लेखक वगैरह, इन्होंने भी इस घटना को श्रेष्ठ नहीं बताया या अच्छा नहीं बताया। तो देश में इस तरह के हत्याकांड के विरुद्ध जो जनता का आक्रोश था, उस आक्रोश को देखते हुए सरकार ने लीपापोती की। और वो लीपापोती किस रूप में की? सरकार ने इसके लिए एक जांच कमीशन बैठाया। जैसा कि अक्सर होता ही है कि पहले घटना को अंजाम दे दो और फिर उसके निराकरण के लिए एक समिति बना दो, और वो समिति भी किसके निर्देश पे कार्य करेगी? अपनी सरकार के निर्देश पे कार्य करेगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। सरकार ने हंटर समिति का निर्माण कर दिया और इसका निर्माण किया गया 19 अक्टूबर 1919 को, और इस तरह से हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति को बना दिया गया। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें जनरल डायर को कोई अधिक दोषी नहीं ठहराया गया, उसे सिर्फ उसकी सेवा से मुक्त कर दिया गया। लेकिन इंग्लैंड जाने पर उसका भरपूर सम्मान किया गया। कहा जाता है कि वहां के लोगों ने उसे लगभग 20,000 पाउंड की थैली भेंट की। और तो और जो ब्रिटिश संसद का हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर के कारनामों को गलत नहीं ठहराया बल्कि उचित ठहराया। तो इस तरह से जिस निर्दयी व्यक्ति ने निर्दोष भारतीयों की हत्या की बिना किसी चेतावनी के, उसे इंग्लैंड में भरपूर सम्मान दिया गया। लेकिन आगे चल के उसका, आप कह सकते हो कि उसकी जो हत्या की गई वो एक भारतीय के द्वारा ही की गई, जिन्हें हम उधम सिंह के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने बच्चों क्या चुप्पी साध रखी थी? नहीं, कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की और इस कमेटी के जो मुख्य सदस्य थे वो थे महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और गांधी। तो इस तरह से ये तीन मुख्य सदस्य इस कमेटी के सदस्य रहे और इन्होंने अपने तरीके से इसकी जांच की। इसके साथ ही बच्चों, इस घटना का विरोध, या आप कह सकते हो कि ब्रिटिश लोगों को भी, क्या सभी इसके पक्ष में थे? नहीं, कुछ इसके विरोध में भी थे। आप जानते ही होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बारे में, जो कि उस समय संसद में थे। उन्होंने कहा कि जॉन ऑफ आर्क को जला दिए जाने के बाद अब होने वाला यह अमानवीय हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास में एक धब्बा है।
जॉन ऑफ आर्क एक लेडी थी जो कि फ्रांस की थी, और जब फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध हुआ उस युद्ध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। किसे? जॉन ऑफ आर्क को, और उन्हें जिंदा जला दिया गया, जो कि एक अमानवीय घटना थी। और चर्चिल ने इस अमानवीय घटना की तुलना इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो इन्होंने इंग्लैंड के माथे पर ये कलंक के रूप में बताया। इस तरह से बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक घिनौना रूप था, जो उनकी नीतियों को दिखाता था कि जहां वो कहते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, वहीं अपने साम्राज्यवाद के लिए वो किस तरह से भारतीयों का शोषण कर सकते थे। तो ये उन्होंने उजागर कर दिया। लेकिन इन सब के परिणाम यह हुए कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था आगे चलकर असहयोग आंदोलन, जिसने भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। तो इस असहयोग आंदोलन के बारे में जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा।